हेलो एवरीवन, मैं हर्षित स्वागत करता हूं आप सबका संजय ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जिस पेपर पर डिस्कस करने के लिए आए हैं वो बीकॉम 5th सेमेस्टर का आपका मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग इन इंडिया का पेपर है। ठीक है ना, पेपर 1 के बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ पेपर है। ये पेपर 23-24 का है। इसी में हम लोग देखते हैं कि जो पिछले साल क्वेश्चन आया हुआ था, जो 50 क्वेश्चंस थे, 50 क्वेश्चंस थे, वो किस प्रकार है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज ऑफ मनी इज इसेंशियल बिफोर इट कैन परफॉर्म एनी ऑफ इट्स फंक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी ऑफ मनी इज इसेंशियल बिफोर इट कैन परफॉर्म एनी ऑफ इट्स फंक्शन। मुद्रा की किसी भी कार्य को करने से पहले निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक है? तो सबसे पहले कौन सा आवश्यक है? तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ड्यूरेबिलिटी, स्टेबिलिटी इन वैल्यू, लीगल सैंक्शन, एक्सेप्टेबिलिटी। तो इसका आंसर आपका सबसे इनिशियल आंसर तो एक्सेप्टेबिलिटी होगा। जो हमारा मनी है उसमें सबसे पहली बात यह होनी चाहिए कि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में इस्तेमाल हो, उसमें एक्सेप्टेबिलिटी हो। लेकिन यहां पर क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप देखें कि फॉलोइंग क्वालिटीज ऑफ मनी इज इसेंशियल बिफोर इट कैन परफॉर्म एनी ऑफ इट्स फंक्शन, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या उस समय क्या आ रही थी? किस समय? तो मनी के पहले जो चीज चलती थी उसका नाम था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम, और बार्टर सिस्टम में सबसे बड़ी समस्या कई सारी आ रही थी, जिसमें पहली समस्या थी कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स था कि मेरे पास गेहूं है, आपके पास चावल है, तो अगर आपके पास चावल है तो मैं भी चावल चाह रहा हूं, आप गेहूं चाह रहे हो, तभी हम लोग आदान प्रदान एक साथ कर पाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी स्टोर करने की समस्या थी। मान लीजिए टमाटर है, 100 किलो टमाटर ही मैंने रख लिया, तो क्या मैं 50 साल तक रख सकता हूं क्या कि 50 साल बाद पेमेंट करूंगा? टमाटर केचप बन जाएगा। तो समस्या क्या थी? बहुत सारी स्टोर ऑफ वैल्यू की भी समस्या थी। लेकिन एक जो बहुत बड़ी समस्या यह थी कि वैल्यू की स्टेबिलिटी नहीं थी। एक क्या समस्या थी? कि वैल्यू की स्टेबिलिटी नहीं थी। तो अगर आप इसके क्वेश्चन के आंसर के साथ जाना चाहेंगे तो इसका एक्सेप्टेबिलिटी भी एक करेक्ट आंसर है, स्टेबिलिटी भी एक करेक्ट आंसर है। लेकिन क्योंकि यहां पर इसेंशियल बिफोर इट कैन परफॉर्म, तो परफॉर्म करने से पहले कम से कम वो स्टेबल रहना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्टेबिलिटी होनी चाहिए। एक्सेप्टेबिलिटी तो बार्टर में भी थी कि अगर आपके पास टमाटर है, कुछ और है, तो हम लोग आदान प्रदान कर लेते थे आपस में, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं थी। तो ये वाली समस्या की बात हम पहले करेंगे। इसलिए जो लोग ऑप्शन डी सोच रहे थे वो लोग इस बात को ध्यान में रखें कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी थोड़ा सा ज्यादा एप्रोप्रिएट है। ठीक है ना, थोड़ा सा ज्यादा एप्रोप्रिएट है। नहीं तो अगर थोड़ा और डिटेल में जाए तो हम लोग जब प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी की बात करते हैं तो प्राइमरी में तो हम लोग पहले ही बात करते हैं एक्सेप्टेबिलिटी की। ठीक है ना, लेकिन क्योंकि यहां पर स्टेबिलिटी ऑप्शन में है तो हम स्टेबिलिटी के साथ जाएंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी इज, देखिए आ गया वो बात जो मैं कह रहा था। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट। तो देखिए स्टोर और डेफर्ड पेमेंट की बात हम सेकेंडरी फंक्शन में करते हैं। हम कहां करते हैं? सेकेंडरी फंक्शन में करते हैं। और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है? हमसे प्राइमरी फंक्शन पूछा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑप्शन ए। मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑप्शन ए। याद करने का तरीका क्या है? तो याद करने का तरीका यह है कि मनी को डिफाइन करने के लिए एक प्रोफेसर क्राउदर थे जिन्होंने सबसे अच्छी परिभाषा दी थी। उन्होंने क्या कहा था कि एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कोई भी चीज जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में इस्तेमाल की जा सके, जिसकी मेजर ऑफ वैल्यू हो, विच हैज मेजर ऑफ वैल्यू, विच कैन बी स्टोर्ड, और जिसको स्टोर किया जा सके। यानी पहली बात मीडियम ऑफ एक्सचेंज में इस्तेमाल हो, दूसरी बात मेजर ऑफ वैल्यू हो, तीसरी स्टोर किया जा सके, और लास्ट में उन्होंने कहा कि जिसको फ्यूचर में पेमेंट करने में इस्तेमाल किया सके, यानी डेफर्ड पेमेंट में इस्तेमाल किया सके। तो जो पहली दो बात डेफिनेशन की थी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू, ये दोनों प्राइमरी फंक्शन को दिखाती है। स्टोर ऑफ वैल्यू और डेफर्ड पेमेंट में इस्तेमाल करना ये उसके सेकेंडरी फंक्शन को दिखाती है। तो यहां पर आपसे प्राइमरी फंक्शन पूछा हुआ है तो इसका आंसर ऑप्शन ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज नॉट द सिग्निफिकेंस ऑफ बैंक in national economy? Which is not the significance of bank in national economy? Increase productivity of capital, economical management of investment, distribution of fund in various areas, inelasticity of monetary system। तो इसका आंसर अगर आप देखिए तो
इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, ये काम तो आपका काम है ही बैंक का नेशनल इकोनॉमी में। फिर आपसे क्या पूछा, नॉट द सिग्निफिकेंस, यहां नॉट की बात कर रहा है, इसी पे ध्यान देना है। इकोनॉमिकल मैनेजमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी बैंक करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड इन वेरियस एरियाज, ये भी बैंक का काम है। लेकिन इन इलास्टिसिटी इन मॉनेटरी सिस्टम, ये बैंक का काम नहीं है, यानी कि सिग्निफिकेंस नहीं है। इसका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड as result of the recommendation of गोरवाला कमेटी। ठीक बात है। 6 commercial बैंक were nationalized on 15th April 1980। तो बताइए क्या लग रहा है इसका आंसर, आप लोगों को क्या लग रहा है कि क्या इसमें सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है या सिर्फ दूसरा सही है, या पहला और दूसरा दोनों सही है? तो याद रखिएगा कि गोरवाला कमेटी के रिकमेंडेशन पे ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हुई थी, यानी ये पहला स्टेटमेंट ठीक है। और 6 कॉमर्शियल बैंक वर नेशनलाइज्ड ऑन 15 अप्रैल 1980, ये भी ठीक है, यानी इसका आंसर होगा बोथ 1 and 2, ऑप्शन नंबर सी, यानी आंसर क्या हो गया 4 का, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द आरबीआई लेंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक्स इज नोन एज। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक, हिंदी में क्या कह रहा है, अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है। अब देखिए यहां पर अल्पकाल की बात कर रहा है, यहां पर अल्पकाल की बात कर रहा है, लेकिन अगर आप इंग्लिश पढ़िए तो कहीं पर भी शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा है। यही है गोरखपुर यूनिवर्सिटी, बात समझ में आ गई। अब अगर आप इंग्लिश में इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपके हिसाब से आपको 2 आंसर सही लगेंगे, बैंक रेट और रेपो रेट, क्योंकि दोनों का ही काम क्या है, दोनों का ही काम सेम है। लेकिन जब आप हिंदी में पढ़ेंगे तब आपकी बात और क्लियर होगी कि अल्पकाल की बात रेपो रेट करता है, और जब एक लंबे समय की बात होती है तो वो बैंक रेट करता है। इसीलिए यहां से हमें क्या शिक्षा मिलती है, यहां से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब सवाल फंसे तो हिंदी की तरफ चले जाएं। हिंदी वालों को यह शिक्षा मिलती है कि जब सवाल फंसे तो एक बार इंग्लिश वाला पढ़ ले। बात समझ में आ गई? तो इसका आंसर क्या हो गया, रेपो रेट। इसका आंसर क्या हो गया, रेपो रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट की बात हो रही है, चिट फंड, एनबीएफसीज, बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स। तो देखिए इसका आंसर आप सीधा बता सकते हैं कि जो बी, सी और डी है ये आपका ऑर्गेनाइज की बात करता है, जो चिट फंड है वो आपका अनऑर्गेनाइज की बात करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल मार्केट्स फॉर द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। अच्छा, लॉन्ग टर्म की बात हो रही है तो किसकी बात होगी, कैपिटल मार्केट। शॉर्ट टर्म की बात होगी तो किसकी बात होगी, मनी मार्केट। यानी कि यहां लॉन्ग टर्म की बात हुई है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैपिटल मार्केट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर्स ऑफ कॉल मनी। कॉल मनी की बात यहां हो रही है तो इसका आंसर, इट हैज मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 day to 30 days, इट इज अ मेथड थ्रू विच बैंक बोरो फ्रॉम ईच अदर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, इट इज अ मेथड थ्रू विच बैंक बोरो फ्रॉम ईच अदर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9, कंसिडर द फॉलोइंग्स, रीजनल रूरल बैंक, नाबार्ड, एसबीआई, आरबीआई, द करेक्ट हिस्टोरिकल सीक्वेंस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दीज बैंक्स। ठीक है, तो ठीक है, सोचते हैं कितनी चीजें हम लोग को पता है, हम लोगों को कितनी चीजें पता है। देखिए 1970s में रीजनल रूरल बैंक की बात हुई थी, 1970s में। नाबार्ड की बात 1982 में हुई थी, एसबीआई की बात 1955 में हुई थी, और आरबीआई की बात 1949 में। ठीक है ना, 1949 के में। तो अब इसको ऑर्डर में अरेंज कीजिए, तो ऑर्डर में क्या, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है आपका 4, 3, 1, 2। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, अगर आप देखिए 4, 3, 1, 2। अब यूनिवर्सिटी का एक और बहुत ही शानदार खेल देखिए, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2। अब आप क्या करेंगे, ठीक है, तो अब आप करेंगे यहां पर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, यही करेंगे।
और आप मान लीजिए ए मार दिया और यूनिवर्सिटी के आंसर में अगर डी मारा हुआ है तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। और आप ए और डी दोनों मार देंगे तो क्वेश्चन ही नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप समझ गए, ए और डी में दोनों ही इसमें हो सकता है। अब यूनिवर्सिटी किसको माना हुआ है, क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है। इट इश्यूज ऑल टाइप्स ऑफ करेंसी नोट्स, इट एक्ट एज अ क्रेडिट बैंक ऑफ गवर्नमेंट, इट इज बैंक ऑफ बैंक्स, इट एक्सचेंजेस फॉरेन करेंसी। इसका ऑप्शन ए होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। क्यों ऑप्शन ए होगा, क्योंकि हर तरह के करेंसी नोट वो नहीं छापता है। वो 1 रुपए का जो नोट होता है, 1 रुपए का नोट, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इशू किया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which of the following is the credit money? क्रेडिट मनी की बात हो रही है, तो चेक एंड ड्राफ्ट, प्रोमिसनरी नोट, एक्सचेंज नोट। अब आप बताइए इसका आंसर, ये तीनों ही हैं, तो क्रेडिट मनी में क्या होंगे, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि चारों ही, यानी तीनों ही इसके आंसर होंगे। ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द पावर ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा साख निर्माण की शक्ति को सीमित करता है। फिस्कल पॉलिसी, बैंकिंग लॉज, बिजनेस लॉज या मॉनेटरी पॉलिसी। तो देखिए ये सारी बात क्रेडिट क्रिएशन की जो भी होगी, ये मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा या फिस्कल पॉलिसी के द्वारा ही किया जाएगा। क्यों, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी है जो सरकार के द्वारा लाई जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक के द्वारा लाई जाती है पॉलिसी, ठीक है ना। तो अब आपको सोचना है ऑप्शन ए या ऑप्शन डी, ठीक है ना, ऑप्शन ए या ऑप्शन डी। तो लिमिट्स तक पावर ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, पावर ऑफ क्रेडिट क्रिएशन को लिमिट कौन करता है, बाय कॉमर्शियल बैंक। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो क्रेडिट क्रिएशन की बात होती है कहां पर, जहां पर हम मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर की बात करते हैं, जहां हम देखते हैं कुछ डिपॉजिट जाता है और डिपॉजिट के आधार पर कुछ सीआरआर या एलआरआर रखा जाता है। तो इसका आंसर कई जगह पर फिस्कल पॉलिसी दिया हुआ है, इसका आंसर कई जगह पर फिस्कल पॉलिसी दिया हुआ है, बट मेरे हिसाब से मैं डी के साथ जाऊंगा, जिसका आंसर मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है ना। आप एक बार इस क्वेश्चन को चेक कर लीजिएगा, कई जगह पर ए दिया हुआ है, बट मेरे हिसाब से, क्योंकि ये कह रहा है कि कौन लिमिट करता है कॉमर्शियल बैंक को क्रेडिट क्रिएशन करने के लिए, तो कॉमर्शियल बैंक का जो क्रेडिट क्रिएशन है वो जो कॉमर्शियल बैंक करती है वो किसकी मदद से करती है, सेंट्रल बैंक की मदद से करती है। सेंट्रल बैंक ही सीआरआर तय करती है, सीआरआर कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट तय करती है, ठीक है ना। वही जो डिपॉजिट आता है, जैसे होता क्या है कि 1000 रुपए, 1000 रुपए का डिपॉजिट हुआ, 1000 रुपए का डिपॉजिट हुआ, तो इस 1000 के डिपॉजिट पे क्या होगा, कुछ 20% या 10% सीआरआर तय कर दिया गया सेंट्रल बैंक के द्वारा, ठीक है। तो वो क्या कही, वो कही कि ठीक है 1000 रुपए जैसे ही डिपॉजिट आएगा 200 रुपए क्या करना, मेरे पास भेज देना, सेंट्रल बैंक के पास भेज देना, ठीक है ना। तो अब क्रेडिट क्रिएशन करने के लिए जो कॉमर्शियल बैंक है वो 800 का ही लोन दे पाएगी, क्योंकि 200 रुपए तो उसको कैश रिजर्व में सेंट्रल बैंक को देना है। तो अब ये 800 देगी कि 700 देगी कि 600 देगी, ये निर्णय किसके द्वारा लिया जाएगा, ये सीआरआर तय करने का जो निर्णय लेगा वही लेगा, यानी सेंट्रल बैंक लेगा। तो इसमें क्रेडिट क्रिएशन करने के लिए उसको लिमिट लगाने वाली जो संस्था है वो मेरे हिसाब से सेंट्रल बैंक है, इसीलिए मैं ऑप्शन नंबर डी के साथ जाऊंगा, ठीक है ना। बाकी जगहों पर शायद इसका आंसर ऑप्शन ए है, आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इज नॉट इंक्लूडेड इन द 3-tier स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक, रीजनल रूरल बैंक या प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपको क्या लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सीधा सा ऑप्शन नंबर हम सी के साथ जाएंगे, इस बात को हम दिमाग में बिठा लें, ठीक है ना। 3 tier में इसकी बात हम नहीं करते हैं, इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन। तो मैं कह रहा था 1970s में, ठीक है ना, आरआरबी की जब बात हो रही थी तो। और याद रखिएगा जो रूरल है, रूरल का एफिलिएशन हमारे यहां महात्मा गांधी जी से लिया गया है, गांधी जी से लिया गया है। तो गांधी जी का बर्थडे पड़ता है 2 अक्टूबर को, ठीक है ना। अब 2 अक्टूबर और 1970s कहां दिख रहा है, यहीं दिख रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक्स? Which of the following statement is true about credit creation by banks? Bank creates credit on the basis of their total assets. Bank create credit on the basis of their total deposit. Bank create credit out of nothing. Option C तो एकदम हटा दीजिए. Bank creates credit on the basis of their total securities. तो अब total securities के बेसिस पे या टोटल डिपॉजिट के बेसिस पे? तो अभी मैंने कहा कि डिपॉजिट के बेसिस पे ही सारी चीजें क्रेडिट क्रिएशन की हो रही थी, तो यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। द कंपोनेंट्स बिलो आर पार्ट्स ऑफ द M4 सप्लाई करेंसी इन द इंडियन इकोनॉमी। M4 की बात हो रही है, तो आपको याद है M1, M2, M3, M4 जो है आपके क्या है? 4 मेजर्स होते हैं मनी सप्लाई के। तो यहां पर M4 की बात हो रही है, तो यहां पर करेंसी जो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव करेंसी है M3 आपका आ रहा है। ऑप्शन ए में आपके क्या दिया हुआ है? M3 दिया हुआ है, देखिए M3 दिया हुआ है, और ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है? ऑल डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो आपको याद आ रहा है कि सारे डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस की जो बात होती है उसको हम इंक्लूड कर लेते हैं M3 में, तो वो हमको क्या देता है? M4 देता है। यानी इसका आंसर बोथ ए एंड बी होगा, बोथ ए एंड बी होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी की जब हम लोग बात करते हैं तो हाई पावर्ड मनी क्या होता है? रिजर्व अमाउंट ऑफ बैंक्स इन सेंट्रल बैंक, करेंसी विथ बैंक्स, या फिर ऑल लोन्स एंड एडवांसेस ऑफ बैंक्स, करेंसी एंड बैंक्स कैश रिजर्व विथ द पब्लिक। इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा करेंसी एंड बैंक्स कैश रिजर्व विद द पब्लिक, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। अभी इसका फॉर्मूला आने वाला है, इसीलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। अभी इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा इसी वीडियो में, ठीक है। द लिक्विडिटी एग्रीगेट एंड क्लासिफाइड एज नहीं, द लिक्विडिटी एग्रीगेट आर क्लासिफाइड एज L1, L2, L3, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, L1, L2 एंड L3, ठीक है ना। M1, M2, M3, M4 क्या थे? आपके मनी सप्लाई के मेजर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। Ascending all 4 concepts of money supply M1, M2, M3 and M4 with respect to their liquidity, लिक्विडिटी के आधार पर आपको ये तय करना है, ठीक है। तो M3, M2, M1 एंड M4, M1, M2, M3, M4, M4, M2, M3, M1, M4, M3, M2, M1, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप दिमाग में बैठा लीजिए। लोग कहते हैं बार बार कि पहले M1 ही क्यों आया, फिर M2 ही क्यों आया, फिर M3 ही क्यों आया? लिक्विडिटी के आधार पर आया। बात समझ में आ गई? तो M1, M2, M3, M4 उसी ऑर्डर में ही अरेंज किया गया जो लिक्विडिटी के आधार पर किया गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। विच इंस्ट्रूमेंट्स डज नॉट रिलेटेड टू मनी मार्केट? इसमें से कौन सा मनी मार्केट का पार्ट नहीं है? कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल बिल, आईपीओज। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आईपीओज। इसका आंसर क्या होगा? आईपीओज, ठीक है ना। मनी मार्केट बताया मैंने, मनी मार्केट की बात जब हम करते हैं तो क्या होता है? वो शॉर्ट पीरियड की बात करता है, ठीक है ना, वो शॉर्ट पीरियड की बात करता है। तो ये ऊपर के तीनों ए, बी और सी शॉर्ट की बात करते थे, लेकिन ऑप्शन डी क्या है? शॉर्ट की बात नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर डी हो गया। नेक्स्ट 21। द एपेक्स बॉडी हु कंट्रोल्स द कैपिटल मार्केट ऑफ आवर कंट्री, कैपिटल मार्केट ऑफ आवर कंट्री, आरबीआई, एसबीआई, सेबी, एनएसडीएल। बताइए सीधे इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब आप हमको अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि सेबी स्टैब्लिश कब हुआ था, ठीक है ना। सेबी स्टैब्लिश कब हुआ था और इसका फुल फॉर्म। इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेम द इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी इशूड टू इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेशंस and companies during period of tight liquidity when the deposit growth of bank is slow but the demand of credit is high. Name the instrument
which can be issued to individual, corporation and companies during period of tight liquidity when the deposit growth of bank is slow but the demand of credit is high. Commercial paper, certificate of deposit, call money या ट्रेजरी बिल? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, यानी ऑप्शन नंबर बी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमर्शियल बैंक्स इन इंडिया आर गवर्न बाई, तो कॉमर्शियल बैंक किसके द्वारा गवर्न किया जाता है? आरबीआई एक्ट 1934, इंडियन कंपनी एक्ट 2013, इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 या सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? देखिए क्वेश्चन पूछे, आ गया है, ठीक है ना, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है ना, इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। और जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछा था सेबी का फुल फॉर्म, वो यहां दिया हुआ है, कब स्टैब्लिश हुआ था ये भी दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए चीटिंग करके कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, फाइनेंशियल मार्केट हेल्प टू सेव टाइम, एफर्ट्स एंड मनी that both buyers and sellers of financial assets would have to otherwise spend to know each other। एक बार हिंदी पढ़ लेते हैं। वित्तीय बाजार समय, प्रयास और धन बचाने में मदद करता है, जिसे वित्तीय परिसंपत्तियों के खरीदार और विक्रेता दोनों को एक दूसरे को जानने के लिए भेजना होगा। मजा आ रहा है पढ़ने में? हाँ ठीक है, पढ़ लीजिए बस, यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट रेफर्ड इन अबव पैरा इज फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी मार्केट इज अ मार्केट वेयर सिक्योरिटीज विच हैव ऑलरेडी बीन इशूड बाय द कंपनी आर ट्रेडेड। प्राइमरी मार्केट इज अ मार्केट वेयर सिक्योरिटीज विच हैव ऑलरेडी बीन इशूड बाय द कंपनी इज ट्रेडेड। कैपिटल मार्केट हैव बोथ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट सेगमेंट। बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है? क्या सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, या दोनों स्टेटमेंट सही हैं, या कुछ और? तो इसका आंसर हो जाएगा कि आपको पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? अगर आप ध्यान से पढ़िए तो पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट सही है, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 गलत है और स्टेटमेंट 2 सही है, ठीक है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आर रजिस्टर्ड विथ, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, एनबीएफसी की बात हो रही है, आर रजिस्टर्ड विथ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, आरबीआई एक्ट या कंपनीज एक्ट 2013, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी इसका आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए, कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है ना, कंपनीज एक्ट 2013, ऑप्शन सी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, लॉन्ग टर्म लोन्स आर प्रोवाइडेड इन एग्रीकल्चर बाय कॉमर्शियल बैंक, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक। लॉन्ग टर्म लोन्स किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक, एडीबी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज मोर पॉपुलर इन इंडिया, ब्रांच बैंकिंग सिस्टम, यूनिट बैंकिंग, चेन बैंकिंग सिस्टम, कलेक्टिव बैंकिंग। तो आप जान रहे हैं कि हमारे यहां ब्रांचेस होते हैं, यानी कि ब्रांच बैंकिंग सिस्टम इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ब्रांच बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, बाय द बैंक अंडर द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन ऑन डिपॉजिट, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन ऑन डिपॉजिट, बाय ओपनिंग अ सेपरेट अकाउंट ऑफ द मर्चेंट, loans provided and interest is charged on the entire amount, facility is provided to withdraw more amount than the deposited amount। इसका आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है ना। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें हम लोग फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड टू विथड्रॉ मोर अमाउंट देन द डिपॉजिटेड, जितना आप डिपॉजिट किए थे उससे ज्यादा ही आपको
मिलता है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, डैश इंक्लूडेड इन द एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन आरबीआई, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, या ऑल ऑफ दीज इंक्लूडेड। एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन की जब हम लोग बात करते हैं तो हम दादाजी की बात करते हैं, यानी कि सेंट्रल बैंक आरबीआई की बात करते हैं, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ अ बैंक। मेन फंक्शन ऑफ अ बैंक की बात कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ बिल्स फॉर पेमेंट, प्रेशियस मेटल सिक्योरिटी, इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, क्रेडिट क्रिएशन। फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ बैंक। मेन फंक्शन उसका क्या है, क्रेडिट क्रिएशन है। कॉमर्शियल बैंक का मेन फंक्शन क्या होता है, क्रेडिट क्रिएट करना, क्रेडिट क्रिएशन करना, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द शेड्यूल्ड बैंक इन रिजर्व बैंक। नेम ऑफ शेड्यूल्ड बैंक इन रिजर्व बैंक इज इंक्लूडेड इन द फर्स्ट शेड्यूल, इंक्लूडेड इन सेकंड शेड्यूल, इंक्लूडेड इन थर्ड शेड्यूल, इंक्लूडेड इन स्पेशल शेड्यूल। इसका आंसर होगा सेकंड शेड्यूल। इसका आंसर क्या होगा, सेकंड शेड्यूल। किसमें मेंशन किया गया है, सेकंड शेड्यूल में मेंशन किया गया है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, डैश इज नॉट अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बैंकिंग, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, इंडिजिनस बैंकर्स। ऑप्शन डी। इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये क्या बात कर रहा है, ऑर्गेनाइज की बात कर रहा है, इसमें कौन सा नहीं है, तो इंडिजिनस बैंकर्स हो जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, 14 कमर्शियल बैंक वर नेशनलाइज्ड, कब किया गया था, 19 जून 1969, 19 जुलाई 1969, 19 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969। इसका आंसर क्या होगा, जुलाई में किया गया था, 19 जुलाई 1969। 19 जुलाई 1969 में क्या किया गया था, 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक इज करंटली फंक्शनिंग एज अ यूनिवर्सल बैंक। हाँ, आईसीआईसीआई बैंक, रीजनल रूरल बैंक, एसबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इसमें आईसीआईसीआई भी यूनिवर्सल बैंक है और एसबीआई भी है, बट गवर्नमेंट की तरफ चले जाते हैं। एसबीआई का इसमें मोर एप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एसबीआई और एसबीआई, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक इज अवेलेबल एट सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, विलेज लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो होता है, ये कंफ्यूज मत होइएगा कि सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिखा है तो क्या होगा, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल होगा। बात समझ में आ गई, इसका आंसर क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन मनी सप्लाई द प्राइसेस ऑफ गुड्स आर। जब मनी सप्लाई डिक्रीज करती है तो प्राइसेस क्या होंगी, प्राइसेस भी डिक्रीज करेंगे, सीधी सी बात है। अगर मार्केट में मनी सप्लाई कम हो रही है तो लोगों के हाथ में पैसा कम आ रहा है, जब लोगों के हाथ में पैसा नहीं आएगा तो लोग मांग कम करेंगे, जब लोग मांग कम करेंगे तो प्रोड्यूसर कीमतें कम करेगा, यानी कि प्राइसेस क्या होंगी, प्राइसेस डिक्रीज करेंगी, कीमत क्या होगी, कम होगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Dash is not a factor affecting money supply. Monetary policy of central bank, trade union policy, fiscal policy of government, credit creation capability of policy of commercial bank. इसका आंसर ट्रेड यूनियन पॉलिसीज, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना। बाकी सब जो हैं वो मनी सप्लाई को इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, ट्रेड यूनियन पॉलिसीज। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, हु सप्लाइज करेंसी इन द मॉडर्न एरा। करेंसी कौन सप्लाई करता है मॉडर्न एरा में, गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, ऑल ऑफ द अबव। कौन इसमें करेंसी को सप्लाई करता है, तो करेंसी सप्लाई करने में अगर ज्यादा अप्रोप्रिएट देखा जाए तो इसका आंसर सेंट्रल बैंक होगा, ठीक है ना, क्योंकि 1 रुपए का नोट जो होता है वो भी करेंसी में आता है, ठीक है ना, वो गवर्नमेंट करती है। लेकिन यहां पर मेनली जो मैक्सिमम करेंसीज हैं, जो नोट्स हैं, उनको इश्यू करने का काम सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, कंसिडर द फॉलोइंग बोथ स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अ यूनिट ऑफ करेंसी कैन बी यूज्ड मल्टीपल टाइम इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। द मनी सप्लाई इन अ गिवन टाइम पीरियड विल बी एस्टिमेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द क्वांटिटी ऑफ मनी बाय सर्कुलेशन। तो अगर आप यूनिट ऑफ करेंसी कैन बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ये तो ठीक बात लग रहा है, ठीक है,
मनी सप्लाई इन अ गिवन टाइम पीरियड विल बी एस्टिमेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द क्वांटिटी ऑफ मनी बाय द सर्कुलेशन रेट। अब इसमें आंसर क्या होगा? तो इसमें आंसर अगर आप देखिए तो आपको दोनों ही सही लगेगा, फिशर्स का फॉर्मूला था। ठीक है, अभी इतना जानने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना समझिए कि ये क्या है, ये ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है ना, वेलोसिटी की बात हो रही है। अगर कोई मॉनिटरी की बुक पढ़ा होगा तो उसको ज्यादा क्लियर हो रहा होगा ये बात। क्वेश्चन नंबर 41 जो मैं कह रहा था फॉर्मूला आगे आने वाला है, बाई व्हाट फॉर्मूला कैन पावरफुल करेंसी बी एक्सप्रेस्ड? पावरफुल करेंसी यानी कि हाई पावर्ड मनी की बात हो रही है, यहां पर हाई पावर्ड मनी की बात हो रही है। H इज इक्वल टू सी प्लस आर आर प्लस ई आर, माइनस दिया हुआ है, यहां माइनस दिया हुआ है, माइनस नहीं सब प्लस होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, रिक्वायर्ड रिजर्व्स और जो एक्सेस रिजर्व्स होते हैं उन सब का सम करते हैं तो हाई पावर्ड मनी आती है। ठीक है ना, हाई पावर्ड मनी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, वेयर इज मिनिमम कैश रिजर्व केप्ट? मिनिमम कैश रिजर्व कहां रखा जाता है? कॉमर्शियल बैंक के पास, फॉरेन बैंक के पास, आरआरबी के पास कि सेंट्रल बैंक के पास? कहां रखा जाता है? क्या लगता है आपको कि जब कैश रिजर्व रखने की बात आती है तो कैश रिजर्व, मिनिमम कैश रिजर्व हमेशा सेंट्रल बैंक अपने पास ही रखती है। ठीक है ना, मिनिमम कैश रिजर्व इज केप्ट विथ सेंट्रल बैंक। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? कैपिटल मार्केट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंड, ठीक बात है। प्राइमरी मार्केट आर फॉर ब्रिंगिंग न्यू इश्यूज, बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इज अ बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। इसका आंसर क्या होगा? सीधे सीधे दिख रहा है कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इज अ बैंकिंग फाइनेंशियल, ये बैंकिंग नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following measures would result in an increase in money supply in the economy? Purchase of government securities from the public by central bank, deposit of currency in commercial bank by the public, sales of government security to the public by the central bank, none of the above। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर अगर आप सोच पाए, अगर आपने क्लास 12th का भी इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो आप इसमें दिमाग लगा पाएंगे। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वुड रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई। मनी सप्लाई किसकी वजह से इंक्रीज कर जाएगा? तो परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम पब्लिक बाय सेंट्रल बैंक। अगर सेंट्रल बैंक सिक्योरिटी खरीदेगी तो पैसा देगी, फ्री में तो खरीदेगी नहीं कि हम सेंट्रल बैंक हमको फ्री में दे दो, ऐसा तो होगा नहीं। सिक्योरिटी खरीदेगी तो पैसा देगी, जब पैसा देगी तो मनी सप्लाई करेगी, तो मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, विच इज नॉट फंक्शन ऑफ रीजनल रूरल बैंक फ्रॉम फॉलोइंग? प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू कॉमन पीपल इन रूरल एरियाज, कॉम्प्लीमेंटिंग शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, रिफंडिंग टू नाबार्ड। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या नाबार्ड जो खुद एपेक्स है उसको रिफंडिंग क्या जरूरत है? ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार और आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या लिखा है? विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रीजनल रूरल बैंक फ्रॉम फॉलोइंग। तो इसका आंसर रिफंडिंग टू नाबार्ड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट, लैंड डेवलपमेंट बैंक इज अ पार्ट ऑफ। लैंड डेवलपमेंट किसका पार्ट है? कॉमर्शियल बैंक का, आईडीबीआई का, या रीजनल रूरल बैंक का, या कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर का? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताइए क्या लग रहा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? लैंड डेवलपमेंट बैंक, कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या हो गया? कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर। ठीक है। नेक्स्ट, डैश इज फीचर्स ऑफ प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, गिव लोन टू ऑल, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, लिमिटेड लायबिलिटीज ऑफ मेंबर। क्वेश्चन नंबर 47 क्या लग रहा है? क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर लिमिटेड लायबिलिटीज ऑफ मेंबर, लिमिटेड लायबिलिटीज ऑफ मेंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, मनी इज दैट विच एक्ट्स एज मनी, दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन डी हार्टले विदर्स हो जाएगा। ठीक है ना, हार्टले विदर्स। ठीक है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यानी कि
स्टेटमेंट जो इंग्लिश में असली में होता है, मनी इज व्हाट मनी डज, और इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होता है प्रोफेसर वॉकर। ठीक है, अगर प्रोफेसर वॉकर नहीं दिया हुआ है तो हार्टले विदर्स के साथ चले जाएंगे, क्योंकि इनका भी यही मानना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी, इसमें से कौन सा सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी नहीं है? तो मैंने आपसे कहा कि स्टोर ऑफ वैल्यू तो है, डेफर्ड पेमेंट तो है, अब बताइए बी की सी, ठीक है ना, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू और इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिड्यूस द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कॉमर्शियल बैंक? क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी को कौन रिड्यूस कर देगा कॉमर्शियल बैंक के? टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट, लोन्स, डिपॉजिट विथ सेंट्रल बैंक, कैश इन हैंड। तो कॉमर्शियल बैंक के क्रेडिट क्रिएशन का जो सीन होता है उसमें लोन्स का एक काम होता है और इसके अलावा जो डिपॉजिट रखी होती है सेंट्रल बैंक के पास उसका होता है। तो इसका आंसर 2 और 3 होना चाहिए, इसका आंसर 2 और 3 होना चाहिए। अब ऑप्शन की तरफ जाते हैं, क्या कहीं 2 एंड 3 दिया हुआ है? हाँ, ऑप्शन नंबर सी में 2 एंड 3 दिया हुआ है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके कुछ 50 क्वेश्चंस थे, ये आपके कुछ 50 क्वेश्चंस थे, ये आपके कुछ 50 क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। आप इनको ध्यान से एक बार देखिएगा, अगर कोई भी डाउट होता है, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। अगर डाउट सही होगा तो उस पर आंसर दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।